हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले क्लास 12 इकोनॉमिक्स के हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय यानी कि एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स का मतलब यानी समुच्चय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको ही समझ लेते हैं। समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसी अवधारणा है समुच्चय कि जब हम कोई नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर हमें किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए हमारी जो मदद करते हैं वो होते हैं एग्रीगेट्स, यानी कि समुच्चयों की मदद से ही हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एग्रीगेट्स होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। ठीक है, उनको समझने से पहले सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे अपने समझने का, ठीक है, कि हमें कैसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो जो 8 टाइप्स के एग्रीगेट्स होते हैं उनको भी हम समझेंगे। उससे पहले हम जो इनकी प्रॉपर तरीके से हम बेस बनाएंगे अपना कि कैसे उनको अच्छी तरह से समझा जा सके। तो सबसे पहले मैंने इनको लिखा है 4 पॉइंट्स में। पहला जो पॉइंट है वो है ग्रॉस और नेट का, यानी कि सकल और शुद्ध, इन दोनों अवधारणाओं को हम समझेंगे इसमें। सेकंड में हम समझेंगे डोमेस्टिक और नेशनल को, यानी कि घरेलू क्या होती है चीजें, राष्ट्रीय क्या होती है। थर्ड नंबर पे हम समझेंगे कि कोई भी उत्पाद है यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में। फोर्थ नंबर पे हम समझेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी कि कारक लागत और बाजार कीमत। तो इन चारों को हम समझते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि ग्रॉस और नेट, यानी कि किसी भी वस्तु की ग्रॉस वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू क्या होती है, उसको भी आप अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो इस वाली वीडियो में भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू होती है किसी भी चीज की, वो उसकी टोटल वैल्यू को दिखाती है, यानी कि सकल जो अवधारणा है वो उसकी टोटल बात को बताएगी। जैसे कि मैंने ये बाजार से मार्कर खरीदा है, ठीक है, मैंने ये मार्कर खरीदा है आज। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। मैंने ये मार्कर 100 रुपए का खरीद लिया है। 100 रुपए में अब मैं इस मार्कर को अच्छे से अपने मन चाहे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं इसको चाहूं तो बोर्ड पर लिखूं, मैं इससे चाहूं तो कोई अपनी नोटबुक पर लिखूं, कहीं पर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो इसकी ग्रॉस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपीज। ठीक है, अब मैं इसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगातार अपने काम में इस्तेमाल करते जा रहा हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाएगी। ठीक है, कि 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में हो सकता है इसकी निब टूट जाए, हो सकता है जो बाहर की बॉडी है आज ये अच्छा नया दिख रहा है ये पुराना हो जाए। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी टूट फूट है वो इसके प्राइस को कम कर देगी। अब आज ये मार्कर 100 रुपए का है, अब 2 महीने बाद में जो ये मार्कर है पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ी मोड़ी जो टूट फूट हो जाएगी तो वो इसके प्राइस को कम कर देगी। तो ये 100 रुपए का नहीं रहेगा, इसका प्राइस सपोज करो आज 100 रुपए का है। ठीक है, 20 रुपए इसके कम हो गए। अगर मैं इसको 3 महीने बाद वापस बेचूंगा तो मुझे इसके 20 रुपए कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सामान्य टूट फूट हो गई है, बार बार यूज करने से इसकी निप घिस गई है, इसकी जो रिफिल है वो खराब हो गई है। ठीक है, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जिसको हम माइनस करेंगे, अब हमारे पास में जो वैल्यू आई है इसकी वो आई है 80 रुपए। तो ये सामान्य टूट फूट को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं मूल्यह्रास, यानी कि इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो हमें नेट वैल्यू मिल जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो अगर ये 100 रुपए का मार्कर है आज, और आज से 3 महीने बाद ये टूट फूट जाता है, इसमें 20 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो ये 80 रुपए का बिकेगा। ठीक है, तो 80 रुपए इसकी नेट वैल्यू है, 100 रुपए इसकी ग्रॉस वैल्यू है। तो अगर हम इसको यहाँ पर एक फॉर्मूले में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ठीक है, यानी कि अगर हम सकल में से मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो हमें किसी भी चीज की शुद्ध वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें कि अगर हमें इसकी नेट वैल्यू पता है, हमें पता है कि 20 रुपए का इसमें नुकसान हो गया और हमें इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला ये मार्कर आज से 3 महीने, मैंने आपको बोला कि आज ये मार्कर 80 रुपए का है और इसमें 20 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि इसके मूल्य में कमी आ गई 20 रुपए। तो ये बताओ इसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी रही होगी? तो आप बोलोगे कि 80 रुपए का आज है, 20 रुपए इसका प्राइस कम हो गया है तो तब ये 80 रुपए का है। तो हम अगर
₹80 में ₹20 जोड़ देंगे तो इसका ग्रॉस वैल्यू निकाल लेंगे। ₹80 इसका वो वैल्यू है जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन हटा रखा है, ठीक है। तो अगर हम नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो हमें किसी भी प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि अगर हम शुद्ध अवधारणा में उसके मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो फिर उस वस्तु का जो सकल मूल्य होता है वो हमें निकल कर आ जाएगा सामने। तो ये एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि है ग्रॉस और नेट के बारे में। अब हम इससे जो सेकंड पॉइंट है उसको समझते हैं। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में, यानी कि घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणा के बारे में। घरेलू आय का मतलब होता है एक ऐसी आय जो एक देश की घरेलू सीमा में सृजित होगी, ठीक है। यानी कि एक देश की जो पर्टिकुलर रीजन होता है, यानी कि एक देश की जो घरेलू सीमा मानी जाती है, उसमें जो भी कारक आय कमाई जाएगी उसको हम घरेलू आय बोलेंगे। भले वो उस देश के सामान्य निवासी कमाए या उस देश के सामान्य निवासी नहीं है वो लोग वो कमाए, लेकिन वो उस देश के घरेलू सीमा में होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक देश की भले घरेलू सीमा हो या एक देश की घरेलू सीमा नहीं हो, पर हमारे देश के सामान्य निवासी जो भी पैसा कमाते हैं वो राष्ट्रीय आय होता है। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है? वो है घरेलू आय में सामान्य निवासी हो या गैर निवासी हो दोनों की आय को ऐड किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय आय में सिर्फ सामान्य निवासी की जो आय होती है, यानी कि एक देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उनकी जो फैक्टर इनकम होती है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ देते हैं, यानी कि जो भी फैक्टर इनकम हमें एब्रॉड से मिलती है उसको अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमें एक देश की नेशनल इनकम मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर हम नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस करेंगे तो हमें उस देश की डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने समझा है कि डोमेस्टिक में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि विदेशों से जो भी हमें कारक आय मिलती है उसको जोड़ देंगे तो वो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय बन जाएगा। और राष्ट्रीय आय में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करेंगे, यानी कि विदेशों से जो हमें आय मिलती है उसको माइनस कर दिया हमने कि हम इसमें अपने देश की घरेलू आय को ही शामिल करेंगे तो वो घरेलू आय बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कैसे निकाली जाती है। तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको अगर हम बड़े तरीके से लिखे यानी ब्रॉडर टर्म में इसको लिखेंगे ऐसे, ब्रॉडर टर्म में हम इसको लिखेंगे ऐसे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि विदेशों से जो हमें पैसा मिलता है उसमें से अगर हम विदेशों में जो हम पैसा देते हैं उसको माइनस कर दें तो हमें NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकल कर आ जाती है। अगर इसको दोबारा से समझा जाए तो इसमें यह बताया गया है कि अगर डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दिया जाएगा तो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। और नेशनल इनकम में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस कर देंगे तब वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होती है? जो हम पैसा, अब हमारे देश के सामान्य निवासी है वो हमारे मतलब बाहर की कंट्री से पैसा लेकर आएंगे हमारे पास, ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कि बाहर से पैसा वो लेकर आ रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो वो हमारे देश के सामान्य निवासी है तो उनका पैसा हम कैलकुलेट करेंगे अपनी नेशनल इनकम में। अब कुछ पैसा ऐसा होता है कि यानी कि कुछ बाहर के लोग ऐसे होते हैं यानी कुछ विदेशी लोग ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं तो वो यहाँ का पैसा कहाँ भेजेंगे? अपने यहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के निवासी तो है नहीं तो उनको हम अपने देश की नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे।
तो उनको जो वो पैसा कमाएंगे, तो जो वो पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, इंडिया से जो पैसा कमाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो पैसा वो बाहर के देश में भेज देंगे। तो ये फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि जो भी वो यहाँ से कारक आय प्राप्त होती है उन्हें, उसको अगर बाहर के देश में भेज देते हैं तो वो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड होती है। कि फैक्टर इनकम जो बाहर से हमें मिलती है उसमें से फैक्टर इनकम जो हम बाहर देते हैं उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे जो शुरू के दो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ग्रॉस और नेट वाला। ग्रॉस में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू आएगी, और नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू आएगी। ये थी पहली बात। दूसरी बात, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना चाहते हैं तो जो भी फैक्टर इनकम हमें बाहर से मिलती है उसको ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी, और नेशनल इनकम में से हम अगर विदेशों से जो हमें पैसा मिलता है यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। थर्ड पे एक बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। अब जो प्रोडक्ट होता है वो तो प्रोडक्ट रहेगा ही, ठीक है। अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर रहेगा, अगर ये शर्ट है तो ये शर्ट ही रहेगी, ठीक है। वॉच है तो ये वॉच रहेगी, तो ये प्रोडक्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पे आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसका मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट होती है किसी भी चीज को बनाने में जो भी पैसा लगाया जाता है। जैसे मार्कर को बनाने में जो पैसा लगेगा, जैसे 12 रुपए लगे इस मार्कर को बनाने में, तो वो इसकी फैक्टर कॉस्ट होगी। लेकिन अगर ये मार्कर बाजार में आएगा बिकने के लिए तब इसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देंगे, ठीक है। अब ये 12 रुपए का तो मिलेगा नहीं आपको कि 12 रुपए में तो भाई आपने बना लिया है, 12 रुपए में मुझे दे दो इसको, तो 12 रुपए में आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। इसके ऊपर 3 रुपए टैक्स लगा दिया है, तो अब ये मार्कर की मार्केट प्राइस कितना हो गया, 15 रुपए। तो 12 रुपए में हमने 3 रुपए जोड़ दिए तो मार्केट प्राइस हमारा निकल कर आ गया है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में, इसको नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे, यानी कि टैक्स जो भी इसके ऊपर लगाया जाता है, 12 रुपए का मार्कर है, 3 रुपए का इस पर टैक्स लगा दिया तो मार्केट में कितने का मिलेगा आपको, ये 15 रुपए का। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस निकल कर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको बोलूं कि ये बाजार में तो भाई मिल रहा है 15 रुपए का और इसके ऊपर 3 रुपए का टैक्स लगाया गया है, तो आप बताओ कि ये कितने में बना होगा मार्कर। तो आप क्या होगा, 15 रुपए का तो बाजार में मिल रहा है, 3 रुपए इसके ऊपर सरकार ने खर्च किया है, यानी कि सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगाया है, तो 15 में से 3 माइनस कर दो, हाँ ये 12 रुपए का मार्कर बनकर तैयार हो गया था। तो अगर हम मार्केट प्राइस में से यानी कि बाजार कीमत में से अगर हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, टैक्स क्या होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा फैक्टर कॉस्ट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों के बारे में हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में भी पढ़ा है कि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस निकलता है, मार्केट प्राइस में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। अगर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो इस कॉन्सेप्ट से समझ लोगे तो उसके बाद में आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी भाषा में कि फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक लागत, कारक लागत में अगर कर को हम प्लस कर देंगे तो उसको बाजार कीमत निकल जाएगा, बाजार कीमत में से अगर हम कर को माइनस कर देंगे तो उसकी कारक लागत निकल कर आ जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं इनको ही आसानी से याद कर लो, तो आपको रिकॉग्नाइज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इजीली आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने जो इसके एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के उनको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम इनके आर्टों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए चैनल करो सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।